हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 21 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसे मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन और टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा कितने देशों के नागरिक हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है 156। देखिए फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा 156 देशों के नागरिक हेतु हाल ही में तत्काल प्रभाव से इसे बहाल कर दिया है। सरकार ने देश में कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए वीजा एवं यात्रा प्रतिबंधों में ढील पर विचार करने के बाद यह कदम उठाया है। दोस्तों, ई टूरिस्ट वीजा कब से चालू हुआ है? ये शुरू हुआ है 27 नवंबर 2014 से। कब? 27 नवंबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई है। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए, सीआरपीएफ ने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री का क्या नाम है? इनका नाम है अमित शाह। अमित शाह जी ने जम्मू में सीआरपीएफ के 83 स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे सीआरपीएफ की बात आ रही, तो मैं आपको सीआरपीएफ के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। देखिए, ये कब अस्तित्व में आया? तो ये 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया। देखिए फ्रेंड्स, 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया ये। देखिए फ्रेंड्स, सीआरपीएफ का ध्येय क्या है? सीआरपीएफ का उद्देश्य क्या है? संविधान को सर्वोपरि बनाए रखते हुए प्रभावशाली एवं दक्षतापूर्ण तरीके से लॉ सिस्टम, पब्लिक सिस्टम और जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको कायम रखने में सरकार को मदद करना, ताकि जो राष्ट्र की अखंडता है, जो राष्ट्र की संप्रभुता है, जो इंटीग्रिटी है, वो हमेशा बनी रहे। देखिए, ये जो सीआरपीएफ है ये गैर सरकारी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली, भारत में इसका मुख्यालय है। इसके लिए कौन सा मंत्री जिम्मेदार है? तो अमित शाह जो है, केंद्रीय गृह मंत्री है, ये इसके जिम्मेदार है। देखिए, संस्था के कार्यपालक कौन है? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है कुलदीप सिंह। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूं महत्वपूर्ण स्थापना दिवस के बारे में, अन्य सशस्त्र बलों के बारे में आपको बताने वाला हूं। बीएसएफ स्थापना दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आईटीबीपी स्थापना दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर साल किस दिन अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है? हर साल ही मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। 2013 से इसे मनाने की शुरुआत की गई। 12 जुलाई 2012 को ये जो प्रस्ताव है इसे पारित कर दिया गया। इसकी शुरुआत किस देश ने की है फ्रेंड्स? तो इसकी शुरुआत भूटान ने की थी, ठीक है, जिसने राष्ट्रीय खुशी के महत्व पर प्रकाश डाला था। हैप्पीनेस डे 2022 की थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी थीम है शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। देखिए फ्रेंड्स, हमें भी इन चीजों को फॉलो करना है। हर संभव स्थिति में शांत रहना है और शांत रहना ही खुशी है और संतुष्टि की भी कुंजी है। दूसरों की जरूरत, गलतियों और त्रुटियों के प्रति हमें दयालु होने से उन्हें बढ़ने में मदद मिलेगी और उन्हें बेहतर महसूस होगा। अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के इतिहास और महत्व पर भी हम प्रकाश डालते हैं। 1970 के दशक में भूटान ने इसकी शुरुआत करने पर राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय खुशी के मूल्य को प्राथमिकता दी थी। भूटान ने 66वीं महासभा में सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर सकल राष्ट्रीय खुशी के लक्ष्य को अपनाने के लिए कहा था।
संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्यों को लॉन्च किया। इसमें गरीबी को समाप्त करने, असमानता को कम करने और हमारे ग्रह की रक्षा करने जैसे लक्ष्य जो हैं इसमें शामिल किए गए थे। फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, सौर भौतिकी में योगदान देने वाले किस देश के खगोल वैज्ञानिक यूजिन न्यूमैन पार्कर का हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों किस देश के हैं, तो ये अमेरिका देश के वैज्ञानिक है। ठीक है, यूजिन पार्कर ने 2018 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के पार्कर सोलर प्रॉब को लॉन्च को देखा था। यह जीवित व्यक्ति के नाम पर नासा का सबसे पहला मिशन था। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनके नाम पर अंतरिक्ष यान के लॉन्च का जो गवाह बनने वाले ये सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे। सूर्य और अन्य सितारों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया था इन्होंने, और यह सौर हवा के अस्तित्व पर अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। आज मैं आपको बताने वाला हूं पुस्तक एवं उनके लेखकों के बारे में। सबसे पहली पुस्तक है द बैटल ऑफ रेजांगला। तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है कुलदीप यादव जी ने। नेक्स्ट है फ्रैक्चर्ड हिमालय, और फ्रैक्चर्ड हिमालय को लिखा है निरुपम राव ने। किसने? निरुपम राव ने। 400 डेज ये पुस्तक लिखी गई चेतन भगत जी के द्वारा। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स ये झुम्पा लहड़ी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। भारत में मानवाधिकार एवं आतंकवाद ये सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक है उदय भाटिया जी की। तो उदय भाटिया जी ने बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड दी हिंदी फिल्म गैंगस्टर इसको लिखा है। लास्ट में बात करेंगे डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। इन्होंने गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी लिखी है। देखिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप को डेवलप किया है? तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने इसको डेवलप किया है। कर्नाटक सरकार के किस विभाग ने किया है? तो कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग की सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स के द्वारा इस ऐप को डेवलप किया गया है। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि दिशांक ऐप को किस कार्यक्रम के तहत डेवलप किया गया है? तो दिशांक ऐप को कर्नाटक राज्य की रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। दिशांक जो है ये भूमि परियोजना के तहत भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के लिए फैसला लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, दिशांक ऐप के क्या फायदे होंगे? तो भूमि डेटाबेस में जो दर्ज भूमि की जानकारी है वो आसानी से नागरिक इसका लाभ उठा सकता है। इससे भूमि में जो विवाद होता है उसे कम किया जा सकता है, और भूमि अभिलेखों के रख रखाव में भी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आएगी। भूमि परियोजना के बारे में आपको बता दूं, भूमि कर्नाटक के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने की एक परियोजना है। ये जो परियोजना है भारत सरकार और कर्नाटक सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक की बात आ रही है, तो मैं आपको कर्नाटक के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पर आप मैप में देख पा रही है कर्नाटक है। कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए गोवा है, ये महाराष्ट्र है, और तीसरा राज्य जो लगता है वो है आंध्र प्रदेश, चौथा तेलंगाना, और पांचवा यहाँ पर देखिए केरल, और छठवां यहाँ पे तमिलनाडु। तो 6 राज्य सीमा बनाते कर्नाटक के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। वर्तमान में सीएम कौन है? तो इनका नाम है बसवराज बोम्मई। ठीक है। राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स? तो ये है थावर चंद्र गहलोत। लोकसभा सीटें यहां पर 28 है, राज्यसभा सीटें यहां पे 12 है फ्रेंड्स। राज्य गीत क्या है? जय भारत जननिया तनु जाते। ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है? कमल है। राजकीय पशु है भारतीय हाथी। देखिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य में 35वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए सूरज कुंड शिल्प मेले का उद्घाटन कहां पे किया गया है? हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में। हरियाणा के राज्यपाल का क्या नाम है? बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम है इनका? बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने 35वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया है। देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार के पर्यटन जो सचिव हैं इनका क्या नाम है? अरविंद सिंह। क्या नाम है? अरविंद सिंह। इन्होंने सूरज कुंड शिल्प मेले को संबोधित भी किया है। सूरज कुंड मेले का क्या फायदा होगा लोगों को?
तो देखिए ये पूरे भारत के हजारों जो शिल्पकार हैं उनको अपनी कला और जो उनका प्रोडक्ट है, उत्पाद है, बड़ी संख्या में आने वाले दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने में सहायता मिलेगी और इनको एक पहचान मिलेगी। दोस्तों इस प्रकार का जो मेला है भारत के विरासत शिल्प को वापस से पुनर्जीवित करने में सहायता करता है। मेला पहली बार कब शुरू हुआ था? तो मेला पहली बार 1987 में शुरू हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हरियाणा राज्य की बात आई है, तो हरियाणा राज्य के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको दे रहा हूं। यहां पर देखिए आप, ये हरियाणा राज्य, ठीक है। ये देखिए पंजाब के साथ इसकी सीमा छूती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये है उत्तर प्रदेश, और पांचवा यहां पर देखें तो ये राजस्थान है। देखिए फ्रेंड्स, केंद्र शासित दिल्ली से भी इसकी सीमा छूती है। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा का विभाजन पंजाब से हुआ है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान में सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। राज्यपाल का नाम है बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीटें यहाँ पे 10 हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो 5 है। राजकीय पुष्प क्या है? कमल। और राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष का क्या नाम है फ्रेंड्स? पीपल। क्या नाम है? पीपल। चलिए फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए इस बार जो है 36वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। यह एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आभासी मंच पर 36वीं अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस जो कि 20 से लेकर 22 मार्च 2022 पे आयोजित की जाएगी। इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है भूविज्ञान, एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनते जाइए। 36वीं अंतरराष्ट्रीय भूभौतिकी कांग्रेस जो है साइंस और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की विज्ञान अकादमियों के बीच एक कोऑपरेशन है। दोस्तों इसका जो उद्घाटन कौन करेगा? केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री, इनका नाम है प्रहलाद जोशी, और राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कांग्रेस का उद्घाटन करने की उम्मीद है। देखिए फ्रेंड्स, भारत ने इसके पहले कब इसका आयोजन किया था? तो भारत ने 58 साल पहले आईजीसी का 22वां सत्र आयोजित किया था और एशियाई भूमि पर यह सबसे पहला आईजीसी था। चलिए दोस्तों, 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। आयुध निर्माण दिवस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए हर साल ये मनाया जाता है 18 मार्च को। कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण कहां पर है? तो कोलकाता के कोसीपुर पर है आयुध निर्माण। आयुध निर्माण मतलब होता है फ्रेंड्स की युद्ध उपकरण बनाना, ठीक है। तो देखिए इसका उत्पादन जो है 18 मार्च 1802 को शुरू हुआ। दोस्तों ओएफबी की बात करें, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड की, तो दुनिया का ये 37वां सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है और एशिया में इसका स्थान दूसरा है और भारत में इसका सबसे बड़ा स्थान है। दोस्तों ओएफबी जो है भारत की रक्षा की चौथी शाखा है, यानी इसका यह मतलब हुआ भारत की 3 शाखाएं तो आप जानते हैं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, और चौथा जो है ओएफबी को माना जाता है। यह सशस्त्र बलों के पीछे का एक बल है, क्योंकि जो सशस्त्र बलों को रक्षा उपकरण चाहिए उसका निर्माण कौन करता है? ओएफबी करता है। तो ओएफबी रक्षा मंत्रालय के लिए रक्षा उत्पादन विभाग के तहत कार्य करता है। दोस्तों ओएफबी जो है भारतीय सशस्त्र बल यानी भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना को उत्पादों की सप्लाई करता है, आपूर्ति को पूरा करता है। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय सशस्त्र बलों को सहायता देने के साथ साथ ये विदेशों में भी निर्यात करता है। विदेशों में ये हथियार, गोला बारूद, रसायन और विस्फोटक, हथियार पुर्जे, पैरासूट, चमड़ा और कपड़ों की वस्तुओं का एक्सपोर्ट करता है। दुनिया भर के 30 से अधिक देशों में इसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं आयुध निर्माण बोर्ड का इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। इसकी स्थापना 1775 में। कब? 1775 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर? कोलकाता आयुध भवन में है। ओएफबी में 41 आयुध कारखाने हैं, 9 प्रशिक्षण संस्थान है, 3 क्षेत्रीय विपणन केंद्र हैं और 5 क्षेत्रीय सुरक्षा नियंत्रक शामिल हैं जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिवस की बात आ रही है तो मैं आपको मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1 मार्च। तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य
भेदभाव दिवस। 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस वर्ल्ड हैप्पीनेस डे 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट है 27 मार्च, तो 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। देखिए फ्रेंड्स, अब हम करंट अफेयर्स की रसमलाई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अभिषेक सिंह। ठीक है। हाल ही में मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। हाल ही में उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री का निधन हुआ, उनका क्या नाम है? इनका नाम है हेमानंद बिस्वाल। हाल ही में तीसरा भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? कर्नाटक में। हाल ही में ब्रिक्स वर्क्स रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 8.3%। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। वर्ल्ड स्लीप डे 2022 कब मनाया गया? तो देखिए, हर साल ये मनाया जाता है 18 मार्च को। कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। दोस्तों, गुणवत्ता नींद क्वालिटी स्लीप के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यदि आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो आपको बहुत सारी अन्य डिसीज भी हो सकती हैं, और कैसे आप अपने स्लीप को मैनेज कर सकते हैं, तो इस माध्यम से समाज पर नींद की समस्याओं के बोझ को कम करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। देखिए, इस दिन का विषय क्या है? क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड एंड हैप्पी वर्ल्ड इसकी थीम है। इस साल वर्ल्ड स्लीप डे की ये थीम है फ्रेंड्स, जो दिमाग और शरीर पर नींद के प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करती है। दुनिया भर के जितने भी सोमनोलॉजिस्ट होते हैं, सोमनोलॉजिस्ट आप समझते हैं, तो सोमनोलॉजिस्ट जो है, जो नींद के ऊपर विशेष प्रकार का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम सोमनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो नींद के शोधकर्ताओं ने इस दिन को निर्माण किया है। दोस्तों, कुछ सफल लोग हैं जो ये कहते हैं कि 8 घंटे की कम नींद इंसान के लिए बहुत अच्छी है, पर फ्रेंड्स ऐसा डाटा में पाया गया है, ऐसा एनालिसिस किया गया है कि प्रॉपर 8 घंटे की नींद के बाद शरीर में अन्य बीमारियां होने से बचा जा सकता है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 2008 में की गई, किसके द्वारा? वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी के द्वारा इसका आयोजन किया गया, और पहली बार 2008 में बनाया गया था। दोस्तों, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन सबसे शीर्ष पर है? इनका क्या नाम है? तो दोस्तों, इनका नाम है एलॉन मस्क। क्या नाम है इनका? एलॉन मस्क। एलॉन मस्क कौन है? तो ये स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक है एलॉन मस्क। 2022 के M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में सबसे ऊपर है। इनकी टोटल संपत्ति $205 बिलियन है। देखिए फ्रेंड्स, यह लिस्ट है। सबसे ऊपर कौन है? एलॉन मस्क है। सेकंड नंबर पर जेफ बेजोस है। तीसरे स्थान पर है बर्नार्ड आर्नोल्ड। दोस्तों, मुकेश अंबानी 9th प्लेस पर है। चलिए फ्रेंड्स, 20 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम रिवीजन कर लेते हैं। भारत को विश्व प्रसन्नता सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत इसमें 136 स्थान पर है। अंतरराष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण 2021 की रिपोर्ट में सिपरी के रुझानों के अनुसार वैश्विक स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा देश बन गया? तो यह है भारत। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? तो यह है झूलन गोस्वामी। कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की सीईओ और एमडी किसे बनाया गया है? तो इन्हें बनाया गया है प्रभा नरसिम्हन को। किसे? प्रभा नरसिम्हन को। नेक्स्ट है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की मीटिंग में किसे नए सदस्य देश ने हिस्सा लिया है? तो यह है मॉरिशस। किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च करने का फैसला किया है? तो यह फ्रेंड्स रूस। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है? तो यह है केरल। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के रूप में किस दिन घोषित किया गया? हर साल 15 मार्च को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने के लिए देश में पहला राज्य कौन बन गया? तो यह तेलंगाना। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम किस शहर में लॉन्च किया गया? तो इसे बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे क्वेश्चन करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है।
हाल ही में किस राज्य में 35वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया? आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। देखिए फ्रेंड्स, ये था 20 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 21 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना, घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स।